नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामरणभयमृत्युनाशम् शङ्खं चक्रं जलौका मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढनावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हम लोग ग्रहणी कला को ठीक करने के लिए बल्य चिकित्सा ये विषय पे बात कर रहे थे और बीच में थोड़ा गैप हो गया, मेरा तबीयत ठीक नहीं था। कोई बात नहीं, हम पढ़ाई तो करते रहेंगे। तो बल्य चिकित्सा में हम लोगों ने परपटिकल देखा, तक्रारिश देखा, क्रव्याध मास्त्रस देखा। तो अभी हम लोग आयुर्वेद के हिसाब से जब देखते हैं एनाटॉमिकली, फिजिको फिजियोलॉजिकली किस तरह से इम्प्रूवमेंट आता है, बल देते हैं हम लोग ग्रहणी कलाओं को। और ये पित्त धरा कला जो है ना, ये अपने आचार्यों लोगों को मालूम था। और हम लोग जो यह भी पढ़ते हैं म्यूकोजल लेयर, सब म्यूकोजल लेयर, सेरोसस लेयर, मस्कुलरिस लेयर, ये सब जो है इसको संस्कृत में पहले नाम भी था, संस्कृत में था। लेकिन जब भारत पर आक्रमण हुए, मुस्लिम आक्रमण हुए और वहां पर बहुत सारे नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज पे अटैक हुआ, तो बहुत सारे किताबों को जला दिया गया, जिसकी वजह से हमारे जितने भी ग्रंथ थे जल गए। तो आज के डेट में उनको क्या कहा जाता था वो हमारे जानकारी नहीं है। हमारे पास जितने उपलब्ध ग्रंथ है उसमें इसको पित्त धरा कला ऐसे कहा जाता है, इतना ही हमें जानकारी है। लेकिन उस जमाने में सारे जितने भी लेयर्स थे सभी के नाम दिए गए थे, ऐसा कहीं कहीं उल्लेख मिलता है। तो वो भी टीका वाचन करने से मिलता है। तो अभी हम उस पे बात नहीं करेंगे। अभी हम जो बल्य चिकित्सा है, ग्रहणी कला को चिकित्सा करना अलग बात है और बल देना अलग बात है। तो हम बल्य चिकित्सा पे बात करेंगे। तो अभी हमने परपटी कल्पों पे बहुत चर्चा कर लिया है। मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है आप लोगों को और कुछ लोगों को को होस्ट भी बनाया है। जो लोग भी बीच में पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो लोग अनम्यूट करके बात करिएगा। अब हम आते हैं वसंत कल्प। वसंत कल्प जो है, मूलतः वसंत कल्पों का वर्णन कहाँ है तो जीर्ण ज्वर में बताया हुआ है। स्वर्ण मालिनी वसंत का प्रयोग क्षय रोग में भी किया जाता है। हम लोगों ने पढ़ा है राज्यक्षमा में स्वर्ण मालिनी वसंत कितना बढ़िया काम करता है। या आयुजीआर जब रहता है, इंट्रा ग्रोथ रिटार्डेशन, उसमें भी कितना बढ़िया स्वर्ण मालिनी वसंत काम करता है। उसी तरह से रसायन के स्वरूप में वसंत कल्पों का भी प्रयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो बहुत बढ़िया काम होता है। जैसे कि हम सभी को पता है कि जीर्ण ज्वर में देह और धातुओं में अबलत्व निर्माण हो जाता है। मतलब जिस तरह से जीर्ण ज्वर में बहुत वीकनेस आ जाती है, उसी तरह से ग्रहणी रोग जब हो जाता है, और ये ग्रहणी रोग हम मॉडर्न की भाषा में आईबीएस बोल सकते हैं, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम। जब सिंड्रोम बोलते हैं तो ग्रुप ऑफ डिजीजेस, और उसका इलाज नहीं है। कोई भी सिंड्रोम का एलोपैथी में क्योर नहीं है। वो लोग आपको दवाइयां देंगे लेकिन वो ये नहीं बोल सकते, क्लेम नहीं कर सकते कि हम आपको पूरी तरह से सिंड्रोम को ठीक करेंगे। लेकिन आयुर्वेद में जब हम लोग बल देते हैं, और वो भी हम बल कैसे देते हैं तो एक एक धातुओं को बल देते हैं। अब ग्रहणी कला में भी अगर हम सप्त धातुओं का देखें तो वहां पे रस धातु भी है, रक्त धातु भी है, मांस धातु भी है, और ये मांस से बना हुआ है। ये रस, रक्त, मांस में दस्ती, मज्जा, शुक्र, हर धातु का वहां पे है, मतलब सानिध्य रहता है।
और जिस तरह से जीर्ण ज्वर में देह और धातुओं का अबलत्व निर्माण हो जाता है, तो वहां पे स्वर्ण मालिनी वसंत या वसंत कल्पों का प्रयोग होता है। उसी लॉजिक को अपनाकर यहाँ पर हम लोग वसंत कल्पों का प्रयोग करते हैं। जीर्ण ज्वर में अबलत्व कैसे तैयार हो जाता है, कैसे हो जाता है, प्रैक्टिकली तो देखते हैं, लेकिन थेरोटिकली क्या बताया है कि देह धातु अबलत्वात् ज्वरो जीर्णानुवर्तते, मतलब देह धातु में अबलत्व आ जाता है जब जीर्ण ज्वर आ जाता है। तो यहाँ पर जीर्ण ज्वर जब शब्द बोला है, तो ज्वर का मतलब ये नहीं है कि फीवर ही, जो भी क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं उसको भी हम ज्वर या व्याधि ऐसा बोल सकते हैं। तो वहां पर देह का बलत्व का मतलब क्या है कि वहां पे स्रोतों की वहन शक्ति का मंद होना, इसको भी देखना चाहिए, और धातुओं में शिथिलता होना, दुर्बलता होना। स्रोतों में जो वहन शक्ति है, मतलब कोई भी चीजों को वहन करने की शक्ति है, वह बहुत ज्यादा मंद हो जाती है। तो लघु मालिनी वसंत को जीर्ण ज्वर अधिकार में कहा गया है। उसी तरह से लघु मालिनी वसंत तो स्वर्ण मालिनी वसंत का छोटा भाई है, लघु प्रतिरूप है। तो हम लोग दोनों चीज देखते हैं। लघु मालिनी वसंत में देखेंगे तो खरपर होता है एक भाग, मरीच होता है दो भाग, और उसमें भावना किसकी होती है, तो नवनीत या मक्खन की होती है, और नींबू के स्वरस की भावना होती है। ये छोटा भाई है। बड़ा भाई स्वर्ण मालिनी वसंत है, वो थोड़ा पावरफुल है। तो उसमें स्वर्ण भस्म एक भाग होता है, मुक्ता भस्म दो भाग होता है, हिंगुल तीन भाग होता है, रसक या खरपर जो होता है वो चार भाग होता है, काली मिर्च आठ भाग होता है। काली मिर्च में ये ताकत होती है कि रस की अग्नि, रक्त की अग्नि, मांस की अग्नि, मेद की अग्नि, अस्थि की अग्नि, मज्जा और शुक्र की अग्नि, सारे धात्वग्नियों को वो बढ़ा देती है, और प्रमाथी गुणधर्म की होती है। इस सभी स्रोतों में जाके वो फैल जाती है, पसर जाती है, और सभी एक एक सेल पे जाके एक एक सेल की अग्नि को अच्छा करती है। ये मरीच में, काली मिर्च में ये गुणधर्म होता है। और भावना इसमें भी नवनीत और नींबू का सोरस का भावना है। अब हम जीर्ण ज्वर के बारे में देखेंगे, तो वहां पे रुक्ष पित्त बढ़ता है, रुक्ष तेज बढ़ता है, ऐसा ग्रंथों में, चरक संहिता में और चक्रपाणी जी ने तो बहुत अच्छे से जीर्ण ज्वर में बताया। जब हम लोग, और यहाँ पे हम लोग लघु मालिनी वसंत या स्वर्ण मालिनी वसंत दे रहे हैं, तो यहाँ पे जितने भी द्रव्य हैं उनमें रुक्षता को कम करने, बैलेंस करने के लिए नवनीत डाला हुआ है। तो ये दवाइयां रुक्षता नहीं पैदा करेंगी, ठीक है। और जीर्ण ज्वर में चरक संहिता में हम लोग देखेंगे तो क्या बताया है, तो सिद्ध क्षीरपाक बताया है। तो बहुत सारे तिक्त रसात्मक द्रव्य है, उसको दूध में पका के दूध पीने के लिए बोला है, धातुओं को बल देने के लिए, वृक्ष तेज को कम करने के लिए। दूसरा वहां पे तीन घृत कल्पनाएं बताई हैं, एक बलादि घृत, वासादि घृत, पिपल्यादि घृत, ऐसा चरक संहिता में बताया है। ऐसे वाग्भट में भी घृत और घृत कल्पनाएं और क्या बताए, शीर कल्पनाएं, ऐसा बताइए जीर्ण ज्वर में उसकी चिकित्सा करने के लिए। अगर हम लोग लक्षण के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं कोरिलेट कर रहा हूँ सभी चीजों का, तो ऐसा बताया, योग रत्नाकर अगर पढ़ते हैं तो ऐसा बताया है कि जीर्ण ज्वरे धातु गते अति सारे रक्तानविंते रक्त भवे च विकारे घोर व्यथे पित्त भवे च दोषे बल्य द्वय दुग्ध युक्तम च पथ्यम। मतलब यहाँ पे जीर्ण ज्वर के साथ अतिसार का भी वर्णन मिलता है, रक्त दृष्टि से होने वाले व्याधियों का भी वर्णन मिलता है, पित्त दृष्टि से होने वाले गंभीर व्याधियों का भी वर्णन मिलता है। ऐसे बहुत सारे व्याधियां जो है जिसमें रक्त दृष्टि भी रहती है, पित्त दृष्टि से गंभीर व्याधियां भी होती है। तो स्वर्ण वाले वसंत में स्वर्ण और मौक्तिक यह थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब ज्यादा मात्रा में डाला है लघु मालिनी वसंत से अगर हम लोग कंपेयर करें। तो स्वर्ण मालिनी वसंत में स्वर्ण और मौक्तिक जो है वो उत्तम पित्त शामक द्रव्य है। इसीलिए स्वर्ण मालिनी वसंत को अतिसार हर ऐसा भी कहा गया है। अतिसार हर जब कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं योग रत्नाकर जिन्होंने लिखा है वो बोलते हैं कि यह स्वर्ण मालिनी वसंत इंटेस्टाइनल वॉल्स पे भी काम करता है, ठीक है। और ये उत्कृष्ट पित्त शामक भी है, श्रेष्ठ रसायन भी है, और धातुओं को भी बल देता है, और वहां के एक एक जो रक्त वाहिनियां या फिर स्त्रोतस हैं उनका वहन शक्ति को भी ताकत देता है। तो कहीं ना कहीं रेट्रोस्पेक्टिवली हम लोग स्टडी करते हैं, पता चलता है कि स्वर्ण मालिनी वसंत है वह अपने ये जो म्यूकोजल लेयर, सब म्यूकोजल लेयर, मस्कुलरिस लेयर, इन सब पे भी श्रेष्ठ रसायन है। रसायन का मतलब है कि नए नए सेल को बनाता है और उनको टिका के रखता है और आयु की स्थापना करता है उनकी। उसी तरह से पित्तज ग्रहणी में अगर हम लोग देखेंगे
तो पित्तज ग्रहणी में ज्वर होता है, सरक्त मल प्रवृत्ति होती है, मतलब ब्लड आना, मल प्रवृत्ति के साथ ब्लड आना, बार बार द्रवमल प्रवृत्ति होना, दुर्बलता होना, मुखपाक होना मतलब मुंह में छाले पड़ना, ऐसे सारे लक्षण भी हो जाते हैं। तो हम लोग स्वर्ण मालिनी वसंत को पित्तज ग्रहणी में जब आम का पचन हो जाए, आम का पचन हम लोग को कैसे करना है, तो कटु रसात्मक द्रव्यों से नहीं करना है, वहां पे त्रिकटु नहीं देना है, पित्तज ग्रहणी है, वहां पे तिक्त रसात्मक द्रव्य देने हैं। ठीक है, जैसे किरातिक्तादि चूर्ण है चरक संहिता के हिसाब से, कटुकादि चूर्ण है, दाढ़ी मास्टक चूर्ण है, जो या तो मधुर हो, अम्ल हो, या फिर कषाय रसात्मक, जो पित्त का भी शमन करे, दीपन पाचन भी करे, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करके फिर स्वर्ण मालिनी वसन का प्रयोग कर सकते हैं। अतिसार का वेग पित्तज ग्रहणी में फिर कम होने लगता है स्वर्ण मालिनी वसन का प्रयोग करने से। ज्वर का भी जो है टेम्परेचर इंटेंसिटी वो भी कम होने लगता है। इसी तरह से पित्तज ग्रहणी में जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम लोग ग्रहणी रोग पे बात कर रहे हैं, ग्रहणी पे बल्ले, तो इसमें हम लोग अगर शीर और ओदन का पथ्य रखते हैं, मतलब दूध और भात, दूध और चावल अगर खाने को दें तो और भी अच्छा फायदा हो जाता है। और एक मंडलम सेविता, मतलब अगर 42 डेज तक स्वर्ण मालिनी वसन को दे दिया जाए तो रोगी का वजन भी बढ़ने लगता है। तो जब हम ओवरऑल देखते हैं तो ग्रहणी रोगों में, खासकर पित्तज ग्रहणी में, अगर वजन बढ़ाना है तो हम लोग को दीपन पाचन करके स्वर्ण मालिनी वसंत अगर दे दिया जाए तो ग्रहणी कला भी अच्छी होती है और पूरा बॉडी का वेट भी बढ़ने लगता है, अगर हम लोग पेशेंट को दूध और चावल पे रखें, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जो और भी कॉमनली मिलने वाली पित्तज ग्रहणी जब हम बोलते हैं तो मॉडर्न की कुछ कुछ डिजीजेस मतलब मैच होती हैं, जैसे कि सीलियक फ्लू या क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इंटेस्टिनल कॉचेस, मतलब जो इंटेस्टिनल टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस या सीए कोलोन, ऐसी अवस्था में स्वर्ण मालिनी वसन का जरूर प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें हम लोग कुछ कुछ विभिन्न योग पढ़ते हैं, जैसे कि स्वर्ण मालिनी वसंत को एक रत्ती 125 mgm, लवंग चतुसम चूर्ण 500 mgm मतलब 4 रत्ती, उशीर चूर्ण 500 mgm मतलब 4 रत्ती, इन सबको मिक्स करके नवनीत मक्खन और मिश्री के साथ अगर देते हैं तो बहुत बढ़िया फायदा हो जाता है। ये कौन से व्याधियों में बता रहा हूं मैं, तो इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस, सीए कोलोन, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज और सीलियक फ्लू नाम की जो बीमारी है, उसमें स्वर्ण मालिनी वसंत एक रत्ती दीजिए, लवंग चतुसम चूर्ण 500 mg दीजिए, mgm, और उशीर चूर्ण 500 mgm दीजिए। किसके देना है, तो मक्खन और मिश्री के साथ देना है, तो उसमें इंटेस्टिनल वॉल्स को स्ट्रेंथ मिलता है। वहां पे जो स्त्रोतस है, जो भी रक्त वाहिनियां हैं, रसव स्त्रोतस है, उनको वहन शक्ति जो है वो मंद हो गई है, उनको वहन शक्ति ठीक हो जाती है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, रस का वहन शक्ति सब अच्छा हो जाता है, शक्ति भी अच्छा होता है, और वो भाव पदार्थ भी अच्छे से होने लगते हैं, और वहां के जो लेयर्स हैं, म्यूकोजल सब म्यूकोजल लेयर्स और हमारे जो बिलाइज हैं उनको भी ताकत मिल जाता है। इसी तरह से जब ज्वर प्रचिति हो, थोड़ा फीवर जैसा हो पित्तज ग्रहणी में, या फिर इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस हो या सीए कोलोन हो, वहां पे फीवर ऐसा आ रहा है, ज्वर प्रतीति हो, या फिर कृत्य अपिकृत्य संज्ञता, मतलब वहां पे मोशन करके आए हैं लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि अभी मोशन क्लियर नहीं हुआ है, ऐसा फीलिंग होना। उसी तरह से कास, खांसी लगना, श्वास, सांस फूलना, ऐसे में लघु मालिनी वसंत का प्रयोग करना चाहिए। मतलब ये कंडीशन अलग है। फिर से मैं बोलता हूँ, जब यहाँ पे इंटेस्टिनल टीबी है या फिर वहां पे कृत्य अपिकृत्य संज्ञता है, ज्वर प्रतीति है, श्वास और कास है, तो वहां पे थोड़ा कम पावर वाला लघु मालिनी वसंत, जहां पर छोटा भाई काम कर सकता है, वहां पे छोटा भाई का हम लोग काम क्यों नहीं कराएंगे उसमें, क्योंकि खरपर और मरीच है, दो ही चीज तो है, तो उसका प्रयोग कराने से बहुत बढ़िया फायदा होता है, पेशेंट को अच्छा लगता है। उसका कुछ योग बताता हूँ। तो उसमें लघु मालिनी वसंत एक रत्ती 64 पिप्पली का चूर्ण एक रत्ती मतलब 125 mgm, और दाढ़ी मास्टर चूर्ण 4 रत्ती 500 mgm, इनको मिक्स करके शहद के साथ चटाना है, बहुत बढ़िया काम होता है, ज्वर भी चला जाता है, क्योंकि पिप्पली डाला हुआ है, लघु मालिनी वसंत है, दाढ़ी मास्टर चूर्ण है, कृत्य अपिकृत्य संज्ञता वो कंडीशन ठीक हो जाती है, श्वास कष्ट ठीक हो जाता है, क्योंकि श्वास कष्ट कैसे ठीक होगा, पिप्पली है, और दीपन पाचन के लिए हम दाढ़ी मास्टर चूर्ण ले रहे हैं, वहां पे ताकत देने के लिए पूरे बॉडी को, लंग्स से लेके सभी को लघु मालिनी वसंत दे रहे हैं,
और ऐसा बोला जाता है कि वसंत कल्प है सर्व रोगे वसंता, ऐसा बोलते हैं, सभी धातुओं को बल देता है। ठीक है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आप सबको ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि कोई भी चीज छूट जाएगा, सब चीज मिल जाएगा आपको। वसंत कल्पों के बारे में ओवरऑल रिसर्च करके ऐसा पता चला है कि वसंत कल्प जितने भी हैं, अब वसंत विलय देखें, वसंत कुसुमाकर देखें, लघु मालिनी वसंत, स्वर्ण मालिनी वसंत, मधु मालिनी वसंत, सारे वसंत कल्प हैं, ये सारे स्रोतस का शोधन करते हैं। ठीक है, धात्वग्नि को दीपन करते हैं, सारे धात्वग्नि, रस की, रक्त की, मांस में, दस्ती, मज्जा, शुक्र की, सारी अग्नियों का दीपन करते हैं। फिर ग्राही रहते हैं ये, ग्राही मतलब जितना भी पानी एक्स्ट्रा है, क्लेद है, उन सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और प्रशस्त रक्त धातु का निर्माण करते हैं। जब ये सारा काम होता है तो ग्रहणी की कला इतनी बढ़िया बलवान हो जाती है। एक बार आप लोगों ने इनका प्रयोग कर दिया तो पेशेंट को लाइफ लॉन्ग वो फिर से वो रिकरेंस नहीं हुआ, ग्रहणी रोग होगा ही नहीं, अगर वसंत कल्पों का प्रयोग आप लोगों ने किया। लेकिन वसंत कल्प को 42 डेज दे के फिर रोक के, फिर 42 डेज दे के फिर रोक के, फिर 42 डेज दे, ऐसे ये क्रम से अगर चलें तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, अभी मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, आप लोग कुछ कुछ बताइए, फिर मैं बाकी और भी कल्प हैं वो बताऊंगा। अनुरिता मैम आप बताएंगी, आपने सीए कोलोन वगैरह में इनका प्रयोग किया है? यस सर, यस। सो नो, वसंत मालती तो मैं गायनक में भी, सीए में भी, और इवन गायनक पेशेंट के अलावा जो मेन डायबिटिक की स्रोत शैथिल्य की जो अवस्था है, तो वहां पे मैं स्रोतसों का बल्ले के लिए भी मैं यूज करती हूँ। सो मुझे ना एक एक्चुअली पूछना था कि जब क्रॉन्स डिसीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस रहता है और पेशेंट के मल्टीपल अल्सरेशन है, तो वहां पे पूरा योग करने के लिए हम जैसे बल्यकर ये दे दीपन पाचन के लिए मधुर रसात्मक द्रव्य दाढ़ीमांसटक है या किरातिकता आदि चूर्ण है, तो उसके साथ में वो जो अल्सरेशन पूरा ड्यूडेनम और जेजिनम में फैला है, तो उसके लिए हम हीलिंग के लिए पिच्छा क्या बस्ती देते हैं ना, दे सकते? मोचरस सिद्ध दूध की पिच्छा बस्ती, रक्त प्रवाहिका में सर, चरक सेंटर में क्लियरली बोला है। हॉस्पिटल में नहीं देने देते हैं सर, जो तो दूसरे सेटअप में मोचरस पेशेंट पीने के लिए रहते हैं। दे दीजिए, उसमें क्या है, पिच्छिल द्रव्य जाना चाहिए। और आप उसको इंटेस्टाइन का कुष्ठ रोग समझिए, तो आप ना, जैसे कुष्ठ में हम क्या देते हैं, पंचतिक्त घृत गुग्गुल, गंधक रसायन, हाँ, है ना, हाँ। कैशोर गुग्गुल, तो त्रिफला गुग्गुल, ये दे दीजिए। और पिच्छिल द्रव्य मोचरस को दूध में शिरपा करके पीने के लिए दे दीजिए, उसमें क्या है। मोचरस को सिद्ध करके देना है, सीधा मोचरस दूध से सिद्ध करके हाँ उसको दूध। सर, हाँ, इसमें हम तक्र को दे सकते हैं ना सर? वो तो मतलब देना ही है, गैरिक पर बिना तक्र दिए ग्रहणी ठीक ही नहीं होता है, तक्र तो देना ही है। भरा। नहीं नहीं, एक्चुअली अभी उनका डाइट बंद कर दिया है ना, और पेट में थोड़ा सा हल्का असाइटिस भी है, तो या तो आप दूध हल्का। पे रखिए या तक्र पे रखिए, दूध हाँ, पे मैंने केवल तक्र रखिए होती और है। हाँ, उसको पंच से वो पंचकोल या फिर हिंगवाष्टक तो डाल के फिर देने के लिए बोला मैंने। हाँ, मोचरस सिद्ध कैसे करें सर, कितना ग्राम ले और कितनी दूध में? देखिए मोचरस अगर आप ज्यादा डालेंगे ना तो वो हलवा बन जाएगा, वो फिर ना अच्छा, ऐसा, और बहुत वो फैलता है, बहुत पसरता है। तो तो वही मोचरस कितना? बहुत कम डालना है, एक रत्ती को डालना है, एक रत्ती को एक गिलास दूध में डाल के पका देना है, एक गिलास दूध एक गिलास पानी, वैसे करके बहुत अच्छा। कम डालना है, एक रत्ती या आधा चम्मच, इतना ही, ज्यादा नहीं डालना है। ज्यादा डालेंगे ना गाढ़ा हो जाता है, पूरा हलवा की तरह बन जाता है, और वो पेशेंट खा नहीं पाता, वो फैलता है पूरा, क्योंकि वो शाल्मली का निर्यास होता है ना। हाँ, बराबर है सर। तो हाँ बहुत गाढ़ा। सर, हम जो अगर हम मोचरस सिद्ध दूध दे सकते हैं, तो हम जो क्षीरपाक है पित्त जो इसका देते हैं पुडुचेरी से, तो उसे सिद्ध करके भी दूध दे सकते हैं पीने हाँ, के लिए? आप और भी बहुत सारे द्रव्य हैं, आप गुडुचेरी क्वाथ के जो घटक द्रव्य हैं, वो डाल सकती हैं, शतावरी घृत डाल के आप दूध को मिक्स करके दे सकती हैं, शतावरी घृत या दाढ़ी मस्तक घृत। दाढ़ी मास्टर। हाँ, मधुर भी होना चाहिए। और अगर आपको हील करना है तो मतलब मैं ऐसा प्रैक्टिकली बताता हूँ कि मैं कुष्ठग्नगन और कंडुग्नगन और वर्णगन, ये सारे स्किन पे काम करने वाली दवाइयां हैं। तो हम्म, वहां के अंदर के लेयर का स्किन खराब हुआ है, मतलब एक तरह से मसल्स हम्म, और स्किन अंदर का खराब हुआ है, तो आप क्यों ना, हम्म, जैसे चंदन है, पद्मक है, उशीर, सारिवा, नंता, मंजिष्ठा, हल्दी, आम्र, हरिद्रा, हरित की, विदारी, यष्टि मधु, ये सब से सिद्ध घृत या कैसे भी करें, हील कर, यष्टि मधु तो सबसे ज्यादा हील करता है।
या कुटज है, कुटज का कितना अच्छे से हील करने का प्रॉपर्टी है, संकोच करके हील कर देगा। नीम है, कितना बढ़िया काम करता है। लोद्र है, कितना बढ़िया काम करता है। सर ये गैरिक प्रवाल पंचामृत और ये देना चाहिए सर अल्सरेटिव में? हाँ, देना चाहिए। प्रवाल पंचामृत गोदुग्ध भावित, क्योंकि वो हाँ क्या करता है, एब्सॉर्प्शन शक्ति बढ़ाता है। हाँ हाँ और हाँ, कपर्दिका, कपर्दिका होता है ना, तो वहां पे हमें केवल हील ही नहीं करना है, वहां का मतलब एब्सॉर्प्शन शक्ति भी बढ़ाना है, ब्लड सर्कुलेशन करना है। और वहां पे, और ये प्रवाल पंचामृत में प्रॉपर्टी है कि ये मतलब हील करता है वो कोई भी चीज को, पित्त शामक करता है। हम्म, पार्थिव द्रव्य है ना। और गैरिक हम्म, भस्म का भी प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। हम्म। वही, क्योंकि उष्ण गुण और पित्तज ग्रहण के बाद में वो अल्सरेशन में कन्वर्ट हुआ होगा, तो हाँ, पित्त उसमें का उष्ण कामरुदा, अक्सर। सुचेकर रस, स्वर्ण हाँ। सुचेकर, ये भी देते हैं हम लोग। हम्म। लेकिन वो और अल्सरेशन हुआ क्यों, उसका हेतु निकाले सर तो क्या एलोपैथी का दवाई खाने से हुआ है, या फिर मतलब सर क्रॉनिक लिवर पेशेंट, हाइपर बिलिरुबिनेमिया, खाने में बिल्कुल खाना नहीं खाना है, अग्नि पूरी तरह से बंद, एनोरेक्सिया सीवियर, और मतलब पेशेंट सुनता नहीं है, मतलब उसको जब हेतु उसके तो चाय और नाश्ता खाना खाना, फिर गॉल ब्लैडर में भी सूजन था, काला मसाला रहता है ना, ब्लैक वाला बनाता है मराठी लोग, वो वाला ज्यादा रहता है वो उसके। जो कांदा लहसुन मसाला होता है, कितना वो रहता है, तीखा रहता है, गोटा वही मसाला। वही। हाँ और दूसरा बेड के ऊपर बैठ के खाना, खाने के बाद में सोना नहीं है लेकिन 2-3 घंटे आड़े आड़े रह के आराम करना, तो फिर अग्निमान तो होगा ही ना सर, जी। पित्त का प्रकोप। तो क्या है ना कि काम बिगाड़ना इजी होता है, उसको सुधारना कितना मुश्किल होता है। चिकित्सा करते समय में कितना दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन अपथ्य पालना कितना इजी होता है। कुछ भी खाओ पियो, ऐश करो, लेकिन उसको ठीक करने में कितना मेहनत लगती है। अभी डॉक्टर बोल रहे हैं असाइटिस फ्लूइड निकालने के बाद में जूस का परमिशन देंगे, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि दूध और नहीं क्या तक्र, लेकिन वो आईसीयू में है, तो उनका कहना है नहीं वीकनेस है, जूस है। 2 दिन उन्होंने एनबीएम पे रखा क्योंकि अल्सरेशन से थोड़ा बहुत खून आया, तो उन्होंने उनका स्ट्रेटेजी सुनिए ना सर, खून निकला एंडोस्कोपी के वक्त में तो उन्होंने क्लिपिंग किया। अब जब क्लिपिंग किया और बाकी जगह पे इलियाक और कोलम में उनको अल्सरेशन दिखे, तो उन्होंने 2 दिन से एनबीएम पे रख के उसको पेंटोप्रेजोल का इन्फ्यूजन दिया, उनका स्ट्रेटेजी से। तो पेंटोप्रेजोल को इन्फ्यूजन देने से उनको लगता है जो भी सारा अल्सरेशन वगैरह है वो हील होगा। तो जब वो ऐसा तो कर सकते हैं आपको तो लगता हम है पूरी होगा, तरह से। हाँ, होगा ऐसे होगा, केवल पित्त का शमन होगा ना पेंटाप्रेजोल से। बट वो भी प्रोटॉन पंप 4 घंटे होगा इनहिबिटर ना का सर। पूरा फार्मेकोलॉजी पढ़िए। वो मतलब क्या करता है, पित्त का शमन, सिक्रीशन पे ही शमन नहीं उसका करता है काम सर, है ना। H2 रिसेप्टर ब्लॉक करता है। शमन होता तो वो हाँ ठंडक बस। मिलती, वो भी नहीं करेगा, हाँ सिर्फ H2 रिसेप्टर ब्लॉक करेगा कुछ देर के लिए, जो भी एसिड रिफ्लक्स अंदर नहीं आएगा, लेकिन तब तक इसकी हीलिंग के लिए, और वो भी 2 दिन तक इन्फ्यूजन। तो उसकी वजह से उसका असाइटिस नहीं बढ़ेगा क्या सर? पेंटोप्रोजोल का इन्फ्यूजन रहने दीजिए, बढ़ेगा ना। प्लेट तो बढ़ेगा। वही तो उनके साइंस में कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना ये सब का। क्या करें सर, इस झगड़े में ना हम ना पेशेंट को हील कर पाते, और पेशेंट कॉम्प्लिकेशन होने के बाद में आयुर्वेद पे ना पैसा खर्चा करता है, और हर जगह पे प्रूफ देते रहो। मेरा तो गैस्ट्रोन्टरोलॉजिस्ट और ये सारी चीज पे दिमाग खराब, लड़ने में ही सारी ताकत जाती थी, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये दीजिए वो दीजिए। सीधा क्या बोलते हैं, आपके आपने जो मेडिसिन दिया उसका कंटेंट बताइए और वो कंटेंट दीजिए, वो सारी लिस्ट देनी है। और वो क्या वो पेंटाप्रेजोल देते का हैं क्या देते सर? हैं कंटेंट्स, वो लोग है देते ना, हैं वो बाकी। उसके साथ के साइड इफेक्ट के साथ में देते हैं क्या? वो भी तो सब कुछ देते हैं, लेकिन डू दे डिक्लेयर इट व्हाट दे हैव गिवन? एंडोस्कोपी के लिए जो डाई जाता है वो भी पित्त बढ़ाने वाला है, बाकी का सारा चीजें। 2 दिन का जो एनबीएम रखा है उसमें कोई डाइट नहीं गया, सिर्फ रिंगर लैक्टेट या एनएस सॉल्यूशन जाता है। एनएस सॉल्यूशन इज नॉट न्यूट्रिशन ना सर, वही तो। सिर्फ एसिडिटी कम होगा, H2 रिसेप्टर ब्लॉक होके। वही तो ऐसे ही है। ठीक है। और कंचन मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे, आपने बसंत कल्प दिया है ग्रहणी प्रणाम रोगियों सर। के। प्रणाम सर। प्रणाम मैम। बहुत अच्छा लेक्चर था सर आज का भी, मतलब रोज का ही बहुत अच्छा चल रहा है। और सर मैंने आपको ये गृहिणी का पहले भी हो चुका है आपका लेक्चर, वो सुन के आपने जैसे अभी भी बताया वही सेम चीज। तो हाँ, यहाँ पे आपने जैसे स्वर्ण वसंत मालती का यूज बोला था,
और इसे कुष्ठ की तरह ट्रीट करना बोला था। तो सेम मैंने काफी पेशेंट में उसके बाद से ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए। मैं मेरे पास जो जो अवेलेबल होता था, इसमें स्वर्ण वसंत मालती तो मेरे पास है, प्रवाल पंचामृत भी मैं यूज करती हूँ। यहाँ पे मैंने केशर गूगल ऐड किया था बहुत सारे पेशेंट में, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। अभी एक मेरा रायपुर में है पेशेंट, जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस करके डायग्नोस होके आया था। उनको एलोपैथ डॉक्टर ने बोल दिया था कि अभी ये इसको कोई मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और हम आपको स्टीरॉइड्स वगैरह देके ही ब्लड को रोक सकते हैं। तो वो पेशेंट किसी के रेफरेंस से मेरे पास आया था, तो मैंने उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद ओनली 8 डेज में उसका पूरा ब्लीडिंग ऑफ स्टूल सब एकदम नॉर्मल हो गया था। उसमें मैंने स्वर्ण वसंत मालती और कहरा पिष्टी, मोती पिष्टी भी ऐड किया था। उसमें बिलवादी चूर्ण भी ऐड किया था, केशर गुल दिया था। मानस पे थोड़ा काम करना था मुझे, तो मैंने मेधावटी ऐड किया था और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले सर। वो अभी बच्चा है 19 इयर्स का। उसका हेतु मेन था, वो स्ट्रेस बहुत ले रहा था, तो स्ट्रेस की वजह से वो डेली हाँ तो हाँ बोलिए मैम। हाँ, तो पेशेंट बहुत अभी मतलब उसका एक्चुअली सीए का स्टडी स्टार्ट किया था उन्होंने फर्स्ट ईयर मुंबई में। तो वो रायपुर जाना चाहता था, उसको नहीं पढ़ना था यहाँ पे, और उसके लिए उसका एक्चुअली सब डिस्टर्ब हुआ था माइंड। अभी फिर मैंने सबसे पहले तो ट्रीटमेंट वहां पे ही की, कि उसके पापा को बोला उसको इच्छा ही नहीं तो आप यहाँ पे पढ़ाई क्यों रहे हो। तो वहां पे रायपुर में शिफ्ट करवा दिया 8 दिन में। बच्चा एकदम खुश है, अभी उसको जो चाहिए था वो वहां पे भी सीए ही पढ़ रहा है। पर उसको जो एक बैडमिंटन का बहुत शौक था, उसका एक ग्रुप बना हुआ था, उससे वो छूट चुका था। तो वहां पे वो फिर से अभी जाने के बाद दोनों चीजें एंजॉय कर रहा है, तो बहुत ही खुश है। और पूरा ये अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से काम कर गया। अभी 3 महीना हो रहा है सर। अभी फिर से वापस उसको ब्लीडिंग स्टूल आया नहीं, और इतने अच्छे नॉर्मल रिपोर्ट्स आए उसके। मतलब जो उसका हीमोग्लोबिन वगैरह जो था ना, वो भी बढ़ गया है। मतलब 7 आ गया था उसका हीमोग्लोबिन, अभी 13-14 तक चल रहा है उसका हीमोग्लोबिन। और अभी ये 3rd मंथ कंप्लीट हुआ उसके ट्रीटमेंट का। मैं वो बोल रहा था मैं तो ठीक हो गया, वो अभी मेडिसिन बंद करता हूँ, पर मैंने उससे पहले ही बोल के रखा था मैं 6 मंथ आपको ट्रीट करने वाली हूँ। 6 मंथ के बाद में मेडिसिन धीरे धीरे करके फिर रसायन पे डालूंगी आपको। तो वो मान गया, क्योंकि वो पूरा नॉर्मल। अभी वो फॉरेन टूर भी करके आया, बाहर का भी खाया उसने थोड़ा बहुत। पर फिर भी स्ट्रिक्टली मैंने बोला था कि जितना आप घर से कैरी कर सकते हो या वहां पे जाके कुक कर सकते हो, घर है किसी का तो वो बोले कि हाँ ठीक है, पर हम समझो आउटसाइड है तो बाहर का फूड तो थोड़ा बहुत जाएगा। तो मैंने बोला फिर भी वहां पे ऐसे सिलेक्ट करना कि जो उसके पेट के लिए ठीक हो। तो वो 10 दिन सिंगापुर रह के आया, अच्छे से एंजॉय किया। घर पे आने के बाद भी उसको कोई तकलीफ नहीं थी। मतलब ऑलमोस्ट उसकी ग्रहणी पूरी ठीक हो चुकी है, फिर भी हम उसे, मुझे लगता है कि मैं 3 महीना और उसे ट्रीट करूं, फिर उसको रसायन पे डाल के उसको एकदम नॉर्मल, जैसे हम बोलते हैं दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार सब अभी भी समझा ही रही हूँ, फिर भी आगे के लिए समझा दूंगी। तो मुझे लगता है पेशेंट पूरा 100% क्योर हो जाएगा। जी सर। जी अभी क्या है ना कि आप लोग अगर देखेंगे कि मतलब आयुष दर्पण जब नहीं था तो आप लोग चिकित्सा देते थे, लेकिन उसको आंसर देना कि हम ये चिकित्सा क्यों दे रहे हैं, बहुत सारे वैद्य लोगों को मालूम नहीं था कि हम क्यों ये दवाइयां दे रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा, और ट्रीटमेंट बंद करने के बाद हमें आगे क्या स्टेप लेना है। मतलब जैसे हम लोग रसायन, बल्य, ये जो बातें कर रहे हैं, ये पहले नहीं होता था। कोई भी वैद्य अच्छे से बता ही नहीं पाता था, डिस्कस ही नहीं होता था। आज आयुष दर्पण पे हम लोग जैसे कंचन में हम बता रही है कि मैं उनको ये की वो की, फिर बाद में फॉलोअप लिया, फिर मतलब ये चीज जो है ना कि हम चिकित्सा देते हैं वो परिपूर्ण चिकित्सा देते हैं, और उसका साइंटिफिकली हम प्रूफ भी दे रहे हैं कि हाँ। तो इससे ना सभी लोगों को ऐसे ही करना चाहिए जैसे कंचन मैम कर रही है, कि आपको आंसर देते हुए आना चाहिए कि हमने इतना चिकित्सा किया, बराबर है ना। हाँ जी अब सर, एकदम एग्जैक्टली एकदम मतलब आपने सही बताया। सच में तो आपने मुझे पहले भी सुना होगा शायद। और आप जब से मैं आपको सुन रही हूँ, और मेरी लैंग्वेज में और मेरी कॉन्फिडेंस में आप देखते भी होंगे कि
काफी कॉन्फिडेंस आता है बोलते समय भी। पर पहले मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी सर, ये आपका ही आशीर्वाद है, आपकी ही वजह से मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती हूँ। और सच में ये आपके जो भी जितने भी डॉक्टर्स लेक्चर सुन रहे होंगे उनको जरूर फायदा होता होगा। कुछ कुछ वैसे भी जुड़े हैं, जैसे कुछ ग्रुप में जुड़े हुए हैं, बाकी लोगों का तो मुझे पता नहीं, पर अपने ग्रुप में जितने भी लोग जुड़ते हैं उनको सच में वो बोलने में, आप देखते होंगे कि पहले शुरू में कैसे बोलते थे और आप भी कैसे बोलते हैं। मतलब आप जो वे से पढ़ाते हो ना सर, वो पूरा वर्ड टू वर्ड हमें याद हो जाता है और हम सेम चीज उसको दोहराना स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू सो मच सर। और कंचन मैम, आप जहाँ पे पढ़ती हैं अभी एमडी कर रही हैं, वो कॉलेज में देखिए कि वहाँ पे एमबीबीएस कॉलेज भी है, ठीक है। वहां पे कभी आपको पेपर प्रेजेंट करना होगा एमबीबीएस लोगों के सामने कि मतलब अभी 3 साल में आपको चांस मिलेगा कॉन्फ्रेंस में, तो आपसे वो लोग पूछेंगे कि आपने ये कैसे ठीक किया, कैसे क्योर किया। तो आप अपने लैंग्वेज में भी बताएंगे तो उनके पास ये होगा कि हाँ, ये झोला छाप डॉक्टर नहीं है, इनके पास साइंटिफिकली बताने के लिए कुछ तो है पॉइंट। अपने टर्म में बोलिए, अपने टर्मिनोलॉजी में, लेकिन आप बता तो सकती हैं। पहले लोग घबरा जाते थे कि हमने ये क्यों दवाई दिया, ये क्यों दिया, बट बोलने को ही नहीं आता था, ये बात है। जी जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, और आपने अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह होगा ना डीवाई पाटिल कॉलेज का, उसमें पार्टिसिपेट करिएगा और अपने केसेस वहां प्रेजेंट करिए आप। जी सर, जरूर जरूर करूंगी मैं। ठीक है, और कोई कुछ पूछना बताना चाहते हैं? मनीषा मैम, आपने किया है वसंत कल्पों का प्रयोग गृहिणी की चिकित्सा के बाद या पहले? जी जी सर, प्रणाम सर। जी मैम, बताइए अपना अनुभव। हाँ सर, आज तो पूरा बहुत अच्छा बताया। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करी हूँ। मैं बच्चों में भी प्रयोग की हूँ, और एक काफ़ी पुरानी महिला थी, बुजुर्ग, उसको 27-28 साल से प्रॉब्लम था। और उसकी तो अभी ऐसी आदत है कि वो अभी भी लघुमालिनी बसंत रस लेती ही है साथ में। तो उसकी तो कायाकल्प हो गई। मैं साथ में दीपन पाचन के साथ शोधन भी किया। शोधन के बाद स्वर्णमालिनी बसंत रस कंटिन्यू चलाई मैं कुछ समय तक, उसको तपेदी और गिलोय के साथ में। सर, उसमें अप्रत्याशित आया लाभ, और वेट भी बढ़ा उसका, जो अभी आप बताए आपकी वजन बढ़ता है तो संभवतः ये बढ़ता है। और एक बच्ची में भी ऐसा ही था, एकदम जीर्णकाय थी, पीता बिल्कुल चेहरा। उसमें साथ में थोड़ा सा आरोग्यवर्धिनी के साथ चलाई मैं। और स्वर्ण बसंत मालती रस का तो सही में ये बसंत मालती रस जथा नाम तथा गुण है। तो उस बच्ची में भी वेट बढ़ा और एकदम हष्ट पुष्ट बन गई हो। तो इसका रिजल्ट तो है सर। ये तो मैं इसको बहुत कई सालों से मैंने इसको प्रयोग किया, और आज ही आपने तो बहुत अच्छे से बताया सर। जी सर। जी, तो थैंक मैं यू। आगे बढ़ूं कि इस पे ही और चर्चा करना चाहते हैं? आगे बहुत सारा मुझे बताना है, आप हाँ, लोग आप बताइए। आगे आगे बढ़िए सर। ये तो। हाँ ठीक है। जी तो सर। हाँ, अभी हम लोगों ने ग्रहणी पे बल देने वाले कौन कौन सा देखा? तो तक्र देखा, तक्रारेश देखा, क्रव्याद मास्त्रस देखा, मतलब कार्निवरस एनिमल्स का जो मांस है उसका मास्त्रस पढ़ा। फिर उसके बाद में हमने परपटी कल्प देखे अलग, फिर वसंत कल्प देखे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, और वो जरूर बहुत अच्छा फायदा करता है, वो है चांगेरी घृत। चरकाचार्य जी ने सूत्र स्थान में शाक वर्णन करते हुए चांगेरी के गुण क्या बताए हैं? चरक सूत्र स्थान 27 चैप्टर में 92 नंबर का श्लोक में क्या लिखा है चांगेरी के बारे में? दीपनी च उष्णा वीर्या च ग्राहणी कफ मारुते प्रशस्यते अम्ल चांगेरी ग्रहण्य अर्शो हिते च सा हिता सा। मतलब ये ग्रहणी और अर्श में काम करता है। चांगेरी जो रहता है, इसको 3 पत्तियां भी बोलते हैं, तो चुक्का भी बोलते हैं मराठी में। तो चांगेरी जो होते हैं वो अम्ल रसात्मक होने से वायु का अनुलोमन करता है, ठीक है। उष्ण वीर्य होने के कारण कफवात शामक है और ग्राही कर्म करता है। चांगेरी जो है वो मांस धातु पे संकोचक प्रभाव डालता है, और ये गुद भ्रंश में भी बहुत बढ़िया, जहां पे प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम है। और आचार्य सुश्रुत ने ग्रहणी प्रकरण में चिकित्सा सिद्धांत बताए हैं, लेकिन एकमात्र कल्प का वर्णन किया है, और वह सुश्रुताचार्य जी का एकदम स्पेशल, मतलब जो ग्रहणी पे चिकित्सा बताया, और कोई कल्प नहीं बताया, केवल एक और एक ही बताया, चांगेरी घृत। उन्होंने क्या बोला है? चरक उत्तर स्थान जहां पे ग्रहणी प्रतिषेध ऐसे एक अध्याय है, 40 नंबर का अध्याय में 181 नंबर का श्लोक में
क्या बताया है? कलकेन मगधादेश चांगेरी स्वरसेन चतुर्गुणेन दग्ना च घृतम सिद्धम हितम भवेत्। इतना बढ़िया। और इसको कैसे बनाना है, ये सुश्रुताचार्य जी का स्पेशलिटी है, जो चरकने ने भी बताया, वाग्भट ने भी नहीं बताया। उन्होंने बोला है कि पिपल्यादि गण के द्रव्यों का कल्क बनाना है। जो उन्होंने गण वाला एक चैप्टर लिखा है, लोद्रादि गण, आरग्वदादि गण, वत्सकादि गण, उन्होंने ऐसे चैप्टर लिखा है, उसमें पिपल्यादि गण, जिसमें सारे दीपन पाचन के द्रव्य हैं, वो सारे द्रव्यों का कल्क बना के उसमें चांगेरी का स्वरस लेना है और दही डालकर सिद्ध करके और फिर घी डाल के, और मतलब कितना बढ़िया बढ़िया पिपल्यादि के द्रव्यों का कल्क लेके चांगेरी का स्वरस डाल के फिर दही डाल के और घृत डाल के उसको सिद्ध करना है। तो यह ग्रहणी में सर्वश्रेष्ठ दवाई सुश्रुताचार्य जी ने बताया है। चांगेरी घृत जो होता है वो ग्राही होता है, वातानुलोमन होता है, और इसलिए ये चांगेरी घृत है वो मांस का संकोच करता है। जहाँ पे शिथिल्यता आ गई, शैथिल्य, लूज पड़ गया है, वहां पे म्यूकोजल लेयर, सब म्यूकोजल लेयर सब ऐसे डैमेज हो गए। डैमेज मतलब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा जैसे घिस गया है, पूरा घिस गया है, तो वहां पे बल देना है, मांस धातु का बल देना है, दीपन पाचन भी करना है, रिजुवनेट भी करना है, नया सेल भी बनाना है। तो इसीलिए यह चांगेरी घृत है ग्रहणी और अग्नि दोनों का बल देने का सामर्थ्य रखती है। इसलिए चांगेरी घृत का प्रयोग ग्रहणी को बल देने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा सुश्रुताचार्य जी ने बोला है। और यह चांगेरी घृत की तरह एक मांस धातु को दृढ़ करने के लिए मूषक तेल भी का प्रयोग बताया है सुश्रुताचार्य जी ने। लेकिन मूषक तेल हम इंटरनली दे नहीं सकते, किसी को देंगे कि चूहे का मारा हुआ तेल पीने के लिए दें, वो हम दे नहीं सकते। तो हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन में गुद पिच्चू के रूप में प्रोलैप्स होता है, जहाँ पे जैसे योनि भ्रंश होता है, गुद भ्रंश होता है, वहां पे, या यूट्राइन प्रोलैप्स या सर्वाइकल प्रोलैप्स, जहाँ पे प्रोलैप्स होता है वहां एक्सटर्नली देते हैं, इंटरनली तो दे नहीं सकते। और गंदा बहुत स्मेल आता है, चूहे का स्मेल आता है, वहां पे पेशेंट उल्टी करेगा और या केस कर सकते हैं हम पे, क्योंकि गंदा स्मेल होता है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है तो चांगेरी घृत का प्रयोग करें। जहां पर भी रेक्टल प्रोलैप्स होता है तो इंटरनली भी यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं। इस पे अनुरिता मैम आप कुछ बोलेंगी? आपने चांगेरी घृत का प्रयोग किया है? शतावरी घृत का नहीं मनीषा सर, मैम मैं बोल रही है। दाढ़ी मस्टक या गुडुची और यष्टि इससे सिद्ध करती हूँ। अभी चांगेरी घृत यूज करूंगी क्योंकि मैं ये बनाना पड़ेगा मुझे। और ये सुश्रुताचार्य जी का रेफरेंस जो मैंने दिया है, इसका मैं पीडीएफ भी दूंगा आपको। हाँ इस रेफरेंस से अगर बनाए खुद तो ये सर्वश्रेष्ठ है जी। और डॉक्टर मिनल गुप्ता मैम, आपने कभी ग्रहणी के पेशेंट में चांगेरी घृत का प्रयोग किया है क्या मैम? डॉक्टर मिनल गुप्ता मैम, आप सुन पा रही हैं हमें? प्रणाम किसी सर। ने यू हाँ मैम, कैसी हैं आप? बहुत दिन के बाद आई, शायद हाँ सर। 3-4 महीने बाद हम लोग मिले हैं। हाँ सर, प्रणाम सर, सब कुछ सही है सर। आप ने जो बताया वो सुनते हैं तो बहुत कुछ नॉलेज हमारी बढ़ती है। हम चांगेरी घृत का प्रयोग करते हैं। हमने गर्भाशय संकोचक के लिए से आपने बताया मूषक तेल का प्रयोग करते हैं, वैसे ही हम जो आंत की मांसपेशियां हैं उनको बल देने के लिए चांगेरी घृत का इंटरनल प्रयोग करते हैं। गृहिणी रोग की चिकित्सा के बाद में जब हमें उसका अपुनर्भव चिकित्सा की तरफ जाना होता है, क्योंकि ज्यादातर आईबीएस के पेशेंट्स में यही कंप्लेंट होती है कि हमने उसकी अग्नि को सामने कर दिया और उसका आईबीएस का प्रॉब्लम काफी हद सॉल्व हो गया, लेकिन वो रिलैप्स करता है। तो उस रिलैप्सेशन को रोकने के लिए जो आप ये लगातार द्रव्य बता रहे हैं, इनका हम जैसे तर्क का परपट्टी का प्रयोग तो हम काफी हद तक करते रहे हैं और चांगेरी घृत का प्रयोग भी हमने किया है। और जो आप बता रहे हैं उन सभी द्रव्यों का सर आगे प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली पेशेंट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जी मैम, आपको ये सारा जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये पीडीएफ शेयर करूंगा तो आपको बहुत अच्छा फायदा और अच्छा लगेगा। आप जो भी पेशेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए, फॉरेन के भी बहुत पेशेंट आएंगे आपके पास कुछ दिनों के बाद, वो पूछेंगे ये क्या है क्या है, तो आप बता सकते हैं कि वहाँ के जो म्यूकोजल लेयर, सब म्यूकोजल लेयर, हम जिनको मांस धातु के से बना हुआ पित्त धरा कला बोलेंगे, तो उनको हम दृढ़ करने के लिए ये सब का प्रयोग करते हैं। ऐसा आप एक्सप्लेन करेंगे ना, उनको भी कन्विंस हो जाएंगे, वो भी आपसे भाग भाग के इलाज कराएंगे कि आप हमको ठीक करो, क्योंकि आपको मालूम है कि आप क्या इलाज कर रहे हैं, है ना? यस सर। ठीक है। यस सर, हाँ हाँ, डेफिनेटली। किसी को थैंक यू मैम। थैंक किसी यू को सर। कुछ और बोलना है तो बोलिए, नहीं तो मैं नया एक और चीज बता रहा हूँ, कोई कल और बता रहा हूँ। प्रणाम सर। सर मुझे ये पूछना था, ये उष्णवीर्य है तो क्या पित्तज ग्रहणी में दिया जा सकता है? नहीं, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट ही मत रहे। जब घृत कल्पना हम देते हैं
तो वो उष्णवीर्य या वैसे घृत के वजह से संस्कारानुवर्तन होने से वो उष्णवीर्यता का कोई उसका वो नहीं रहता। सर जैसे कि हम आपने लोग जैसे कभी कि कभी बताया था कि हम लोग इंटरव्यू नहीं दे सकते, तो क्या मातृ बस्ती दे सकते हैं? अगर कोई मातृ बस्ती ले सकता है उसकी? हाँ हम देते हैं ना, प्रोलैप्स में देते हैं हम लोग हाँ, जी। तेल का। और चांगेरी घृत उष्ण है, लेकिन इतना उष्ण नहीं है कि वो बहुत को तकलीफ दे। हम लोग चित्रकादि भी घृत देते हैं, कफज ग्रहणी में देते हैं, पित्तज ग्रहणी का घृत नहीं देते, लेकिन वो घृत कल्पना होने की वजह से उसका कोई प्रभाव दुष्प्रभाव नहीं होता। ठीक थैंक है, यू सर। थैंक यू सर। तो घृत जो है वो पित्तज ग्रहणी में उपयोगी है, साथ में वातज कफज में तो है ही उपयोगी। ठीक है, शशि मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? वैद्य शशि तिवारी मैम कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो मैं कुछ नया कल्पना बताता हूँ। ठीक है, तो सुनिए, इसमें ग्रहणी रोग में सबसे ज्यादा अवलेह और मोदक कल्पनाएं बताई हैं। शशि मैम कुछ बोलना चाहती हैं? गुड इवनिंग सर। जैसे सर आपने बसंत कल्प का बताया, तो स्वर्ण बसंत मालती तो मैं बहुत सारे जगह यूज करती हूँ। ऐसा नहीं होता कि ग्रहणी में तो मैंने कम यूज किया है। नॉर्मल वीकनेस वगैरह रहती है किसी को, या ऐसे जैसे प्रोस्टेट वगैरह की प्रॉब्लम है, या ओल्ड एज की भी प्रॉब्लम है, या डायबिटिक पेशेंट भी रहे हैं, तो स्वर्ण बसंत मालती तो काफी यूज किया है सर। और अभी आप चांगेरी घृत का बता रहे थे, तो मुझे याद आया वो आकांक्षा मैम शायद बनाते थे सारे घृत वगैरह खूब अच्छे से। हाँ हाँ जी हम लोग भी बनाएंगे इन चीजों को, फिर अच्छे रिजल्ट आएंगे। और सर आप बहुत जी। बढ़िया पढ़ाते हैं। कल भी आपने जब पूछा था ना, तो मैं बोलने चली थी, फिर और लोग बोल रहे थे, फिर मैंने नहीं बोला। तो आप जितना पढ़ाते हो बहुत अच्छा समझ में आता है, सबसे बड़ी बात है। और हर कंसेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। ऐसे अपने आप से पढ़ने से वो बात नहीं समझ में आती है। गुरु का होता भी एक ऑडियो विजुअल दोनों चीजें होती हैं, तो इसलिए बहुत बढ़िया से सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं सर। थैंक यू सर। जी मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। अभी मैं एक कल्प और बताऊंगा, फिर रुकूंगा, बाकी मैं कल बताऊंगा। इसमें अवलेह और मोदक कल्पना। तो ग्रहणी रोग, अगर हम लोग सारे ग्रंथ देखेंगे, आयुर्वेद के सारे ग्रंथ, तो सबसे ज्यादा ग्रहणी रोग में अवलेह कल्पनाएं और मोदक कल्पनाएं बताई हैं। वंगसेन और भेषज रत्नावली में अगर ग्रहणी रोगाधिकार देखें तो 20 अवलेह और मोदकों का वर्णन किया गया है, लेकिन ये सब आजकल कोई बनाता ही नहीं है। अवलेह या मोदक कोई बनाता नहीं है। अवलेह अगर देखेंगे, अवलेह मतलब जो जैसे च्यवनप्राश अवलेह, जैसे चाटकर हलवा की तरह खाया जाता है, तो ये मधुर रस प्रधान होते हैं। और ग्रहणी में जो बताया है वो मधुर रसात्मक के साथ में कटु रसात्मक दीपन पाचन औषधियों के साथ बनाया गया है। जैसे कि ग्रहणी रोगाधिकार अगर भेषज रत्नावली देखेंगे, वंगसेन देखेंगे, या फिर और ग्रंथ देखेंगे, योग रत्नाकर वगैरह, तो उसमें जीरक आदि मोदक, ऐसा मोदक आप लोगों को मालूम होगा, गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है, तो वो फॉर्म में जीरक आदि मोदक, अग्नि कुमार मोदक, फिर मेथी मोदक, मेथी से बनाए हुआ मोदक, फिर मुस्तकाद्य मोदक, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आप लोग भी या तो अवलेह फॉर्म में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आजकल कोई बनाता नहीं है, लेकिन आप वो ग्रंथ के पूरे रेफरेंस लीजिए और उस हिसाब से बनाइए, बहुत अच्छा फायदा होगा। अनुरिता मैम, आपको ये सब मेथी मोदक वगैरह बनाएंगी क्या? मेथी के पत्तों को लाके कूट के? हाँ सर, क्यों नहीं बनाएंगे, अगर इससे रिजल्ट ग्रहणी में इतना अच्छा रिजल्ट मिलता होगा। तो सीए कोलोन के पेशेंट है, उनको आप मेथी मोदक देंगी खाने को, तो वो तो खुश हो जाएंगे कि मैम एक तो नया डिश भी दे रही है, मजा आ रहा है बहुत ऐसे खाने में। मैं कुष्मांडावले और बिल्वावले, ये 2 रसायन ट्रीटमेंट में पुनर्भव चिकित्सा में ग्रहणी के पेशेंट में यूज करती थी। तो मैंने इसके बियॉन्ड मोदक वगैरह का, वैशेष रत्नावली, ये रत्नाकर का योग नहीं यूज किया। आप एक काम और करिए, आप एक काम करिए, आप क्या करिए मैम कि मेथी के जो बीज होते हैं ना, उसको लेके पहले कढ़ाई में ऐसे भून दीजिए। ठीक है, या फिर 2 तरह का मैं कल्पना बताता हूँ, या तो मेथी के बीज का या फिर मेथी के पत्तों का। तो पत्तों का तो बाद में बताऊंगा, अभी मैं बीज का बताता हूँ। मेथी के जितने भी बीज है ना, वो आप 1 पाव आधा किलो लाइए और उसको पहले कढ़ाई में भून दीजिए। भुनने के बाद उसको मिक्सी में पीस दीजिए और एक गुड़ का पाक बनाइए, 2 तार वाला जो पाक होता है, जैसे साखर पाक, 2 चीनी तारीख, का हाँ पाक, हाँ। वैसे डाल के मेथी का बीज उसमें डाल के और अवलेह टाइप बना दीजिए। ठीक है, अवलेह बनेगा और गाढ़ा हो जाएगा तो उसके लड्डू बना दीजिए, उसमें आप त्रिकटु वगैरह डालिए, है ना। और इतना टेस्टी होता है ना, ऐसे एक एक लड्डू आप दीजिए सीए कोलोन के पेशेंट को, खुद भी खाइए, आपको इतना टेस्टी लगेगा, दीपन पाचन होता है, इतना बढ़िया काम करता है।
आपने आपने ये किया है सर, यूज किया है? मैंने किया है, बहुत मैंने कड़वा। मुझे चमद अग्नि सर ने बताया, और इतना बढ़िया काम करते हैं ना, इतना बढ़िया, ये पूरा गृहिणी कला को बल दे देता है, मेथी मोदक लड्डू की तरह। सर मेथी नहीं के तो सर लड्डू आसान बड़े है बनाना। कड़वे होते हैं, लोग क्या? ताकत के लिए इस्तेमाल, मेथी के लड्डू बड़े कड़वे से होते हैं और लोग बनाते हैं, मतलब स्तुतिका परिचर्या में देते हैं इसको, या लेकिन मैंने लेडीज के गुड़ पैकेट। बोला ना मैम, इसमें गुड़ बोला, गुड़ का पाक में तो कुछ नहीं लेगा। सर मैंने एक बार खाया है, मुझे उतना नहीं पसंद आया था। नहीं मैम, अगर उसको बनाने की टेक्निक हो ना तो बिल्कुल कड़वे नहीं हो बनते। मैं हमेशा विंटर में बनाती हूँ, और मतलब आज तक वो 7th या 5th स्टैंडर्ड में होगी तब से वो मैं खिलाती हूँ उसको, वो आराम से खा लेते हैं। बस मैडम अभी आप कैसे बनाते हैं बताइए ना, कंचन मैम। तब हम जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू बनाते हैं ना, सर ने तो ये अलग बताया ये गृहिणी के लिए। हाँ हम ड्राई फ्रूट हाँ वाले जो बनाते हैं ना, तो उसमें सब ड्राई फ्रूट्स को हमें पूरा हल्के से सेक लेना है, विदाउट घी, मतलब बिल्कुल सेक लेना है, फिर ग्राइंड कर देना है मिक्सर में। तो पूरा जब हमारा इकट्ठा मिक्सचर रेडी हो जाता है ना, तो उसमें हम गुड़ डालते हैं, फिर लास्ट में मेथी डालना। तो वो मेथी आप एक तो खुद होके भिगो के, फिर उसका, या फिर आप जैसे सर ने बोला रोस्ट करके आप उसका पाउडर बना के, या फिर रेडीमेड भी पाउडर्स आते हैं पर वो इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मोस्टली तो भिगा देती हूँ, फिर उसको जिस दिन बनाना है उस दिन मैं उसको ग्राइंड कर लेती हूँ, और फिर उसको घी में अच्छे से भून लेती हूँ, और वो फिर मिलाती हूँ गुड़ के साथ। अगर हम वो ड्राई फ्रूट्स और मेथी डालते हैं तो उसमें जरा भी कड़वापन नहीं आता है। बस अच्छे से भून लो उसको पहले, तो मतलब जैसे हम मेथी का हलवा बना रहे हैं इस टाइप में उसको भून लो, तो वो बहुत अच्छे बनते हैं। बहुत बार लोग वैसे ही डाल देते हैं कि जैसे पाउडर डाल देते हैं तो भी वो कड़वे बनते हैं, पर आप अच्छे से भून लो ना घी में तो वो कड़वे नहीं बनते बिल्कुल भी। हाँ मैम, पाठक सर, घी यदि डालते हैं ना, घी इसमें डालते हैं तो बहुत बहुत अच्छा स्वाद भी आता है, कड़वा भी नहीं आता है। और थोड़ा सा मैं तो आटा भी भून के इसमें मिलाती हूँ, आटा भून के मिलाती हूँ तो अनुरिता मैम मैम, थोड़ा रेशियो बताओ तो मैं बनाती हूँ, फिर बताती हूँ, क्योंकि एक बार बहुत पहले मेरी शशि मदर इन लॉ शशि के मैम, साथ था। हमारा भी सुनो, हमारी ना माता जी बनाते हैं हाँ सर बताओ। पहले, और परीक्षित है हमारा है। हाँ पहले सर जो बताओ। मेथी है ना, उसको हाथ वाली चक्की पे पीस कर लाती थी मेरी माता। मतलब अब तो क्योंकि मतलब कि उसका, उसको भिगाते उगाते नहीं है। नहीं नहीं, आपको बताता हूँ कैसे करना है पूरा प्रोसेस। जैसे आपने किलो ले लिए मेथी दाना, उसको अब हाथ वाली चक्की चली गई, चलो दूसरी चक्की से ग्राइंड करवा लो, यानी हाथ वाली हाँ। चक्की पे उसके पौष्टिकता नाश नहीं होती। फिर उसको रात को 2-3 किलो दूध में भिगो दो, तो ओके वो दूध पी जाएंगे सारा, ठीक है जी। ओके ओके। फिर उसको वो हार्ड हो जाएगा, उसको निकालो और उसको घी में भून भून लो। जो दूध है वो उसी का खोआ बन के उसमें अब्जॉर्ब हो गया, तो और दूध में नेचुरल मिठास होती है। बाद में आप आटा भून के उसका पंजीरी बना लो, चाहे लड्डू बना लो। हम हमारा जो काम था मेहनत वाला था, बैठक का था, लोहे का काम था, और दस्तकारी थी सारी, हमारे पिताजी की भी हमारी भी। हमको मतलब सर्दी में हम फैमिली खाते ही थे, आराम से मतलब ये और नहीं जाना। मतलब बहुत सिंपली बढ़िया। सर आपने ये किया जी कि जी उसको जाना ग्राइंड कर जाना लिया, ना ग्राइंड भाता करने के बाद कुटुंब। दूध में भिगो दिया, दूध हाँ में हाँ भिगोने के बाद नेक्स्ट डे उसको घी में भून लिया है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो और जो फिर दूध उसमें है ड्राई। उसमें खोआ बन गया ना, उसको जैसे थोड़ा सा घी लगा के वो ब्राउन कर लिया, जैसे पंजीरी बनती है सब घरों में, इधर पंजाब में जैसे भी जब बच्चा होता है, जच्चा बच्चा को देते हैं, तो फिर वो उसमें मतलब आपने मीठा ऐड कर लिया और ड्राई फ्रूट ऐड कर लिया है ना। आटा आटा भून के, आटा भी उसमें अलग से आटे को ब्राउन करके जैसे बनता है, और उसमें फिर उसको मिक्स कर देते हैं, चाहे उसका लड्डू बना लो, चाहे वैसे ही चमचे से, जैसे हम आए गए को जहाँ मतलब गेस्ट को पेश करते हैं, जैसे भी है आप खाओ। और पूरी सर्दी में ये रिपेयरिंग हो जाती है बहुत। उसमें ड्राई फ्रूट अपनी क्षमता के अनुसार डाल लो, जो भी है। और सर आटे का क्या रेशियो होता है, आटा जो डालते हैं। मान लो हमने किलो ले लिया मेथी दाना, ठीक है ना जी। उसमें मैं माता जी को पूछ के कल को आपको बता दूंगा, 2-3 किलो दूध में डिप कर दिया रात को,
हाँ तो फिर वो रात भर वो दूध पी जाएंगे, सुबह चाहे दोपहर को अपना नाम लिखेंगे दोबारा, चंद्रावती। और उसके लिहाज से उसको फिर अपने प्रैक्टिकल में कल को चाहे लिख के जहाँ आपको हाँ बता सर, आप दूंगा। लिख कर भेज देना, मैं भी हाँ। बना लूंगी, बना करके मैं फिर बताऊंगी एक्चुअली सर, आप फ्लेवर ग्रुप में कैसा बना, शेयर मैं कर थोड़े दीजिए। सा बनाऊंगी। हाँ बिल्कुल। और ये शशि मैम एक बात मैं हाँ। बताता हूँ, इस मौसम में क्योंकि ये गर्म होता है, अब ज्यादा मत बनाना, ठंडी में बनाना। सर मेरे हाँ। पास एक पाव मेथी पड़ी हुई है और वो एक्स्ट्रा है, तो मैंने कहा लाओ उस पर हाथ साफ कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो हाँ। बहुत, और इतने बढ़िया बनते हैं। हमारे जो रिश्तेदार भी आते हैं ना, जब वो पूछते हैं यार तो कड़वे नहीं है, बिल्कुल नहीं कड़वे हैं, ऐसा है। और बहुत क्योंकि मेरे सुरक्षित है पास साल। मेथी भी पड़ी हुई थी, मैंने कहा क्या करूंगी, सर? डिस्कार्ड करने से बेटर है बना दूं। और Thank you, ये sir. चीजें हमारे दादी नानियां या बुजुर्गों के Actually- जो actually- बहुत बढ़िया चीजें हैं। जी सर, थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। मेथी को अचार में यूज कर लीजिए मैम, हाँ जी, खूब हाँ जी। सारा मेथी खड़ा खड़ा डाल दीजिए, वो भी मैम अच्छा मुझे वो सब आता नहीं है काम, उतने राजेंद्र काम सर, नहीं कर हम सकते। तो ये तो मैं मल्टी बना टैलेंटेड दूंगी, है। तो मुझे पता चल जाएगा। अगर आप खुद बनाते हो ना तो फ्लेवर पता चल जाएगा, तो आप पेशेंट को बोल सकते हो, वरना मैंने जो खाया था तो इतने कड़वे थे कि मैंने किसी को फेवर करती थी कि खाओ। नहीं, आपने अच्छे से भूना नहीं होगा, घी में भूनते हैं ना तो बिल्कुल मैं बड़े वो नहीं किसी बनते। और ने ऐसी मेरे लिए बनाया अलसी था, मैडम, ऐसी बहुत साल अलसी पहले का भी खाया था। बनाते हैं, अलसी के भी हाँ, अलसी मोदक का भी बनाते बनाते हैं। हैं। तो मैम हाँ, अलसी का भी ऐसे ही बनाते बनता हैं, है। और कुष्मांडा वाले जो बनाते हैं ना, कुष्मांड का, वो भी बहुत बढ़िया बनता है, बहुत मैम टेस्टी कुष्मांड बनता है का तो उसमें अच्छा तो। बनता है, अलसी का भी आप इसी स्टाइल में बनाते हो? हाँ, मैं बनाऊंगी, मैं फिर बताऊंगी छोटी आप लोग को। पिपली, जीरका और ये सब डाल के ना, हरी हम्म। चीज डाल करके थोड़ा सा, और मैम अच्छे आप से ग्रुप में बनाते डाल देना कि आप अलसी का कैसे बनाते हैं, क्योंकि मेरे पास वो दोनों चीजें पड़ी हैं यहाँ पर, तो मैं बनाऊंगी, थोड़ा थोड़ा ही बनाऊंगी। तो आप एक बार मिनिस्टर को ग्रुप भी में आप डाल दे देना सकते हैं मेथड। थोड़ा सा उनको। जी मैम, थैंक यू मैम। हल्का कीजिए, और मिक्सी में ना डायरेक्ट मत मारिए उसको, लगातार हल्का हल्का मारिए, नहीं तो वो तेल छोड़ देता है ना, तो फिर पिसता नहीं है। जी मैम। एकदम धीरे 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 करके, और फिर थोड़ा आटा भून लीजिए, उसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल लीजिए, जो आपके लिए सूटेबल है। और अब ठंड में तो बनता है तो थोड़ा गोंद वगैरह भी डाल देते हैं भूज के, त्रिकटुल गोंद, हरिद्रा, ये भी मिला देती हूँ मैं। और फिर इसको मिक्स कर दीजिए, उसमें थोड़ा सा घी थोड़ी अच्छी डालते हैं, घी में मैश करके छोटे छोटे लड्डू बांध के रख दीजिए, बहुत अच्छे मोदक तैयार होते हैं। जी मैम, थैंक यू। डॉक्टर विकास जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं मैम से, अनुरिता मैम से? विकास गुप्ता जी। नहीं सर, वो मैं राजेंद्र सर पूछ रहा था कि वो आटे में क्या, और जब आटा गूंदते कुछ और मिलाते कि नहीं मिलाते, कुछ मीठा वगैरह, तो सर ने बोला शायद वो कल लिख देंगे, अगर है तो बता दें कि मीठा कुछ मिलाते हैं उसमें क्या, जो मेथी के लड्डू उसमें कह रहे थे वो। सरदार हाँ जी। सर, खांड मिलाएंगे ना उसमें, खांड नहीं मिलाएंगे तो कैसे होगा वो, जी थोड़ा सा खांड डालेंगे उसमें, और या फिर जैसे खजूर का भी पेस्ट मार करके उसको भी मिला के मिक्स करके बनाते हैं, और पौष्टिक बनाने के लिए, और घी प्रॉपर रहता है उसमें। थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। अब हम कल मिलेंगे इस सेशन में, और आज 8:15 बजे मिलेंगे। और इस जो गृहिणी का बल्ले है ना, उस पे और भी बहुत सारे सेशन होने वाले हैं, तो आप लोग जुड़े रहिए, कुछ कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। 8:15 पे फिर मिलते हैं। थैंक यू।